नमस्कार दोस्तों, टारगेट एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है बॉडी मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में कहेंगे शरीर में गति। यह एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 8 है। तो आइए जानते हैं बॉडी मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं। बॉडी मूवमेंट यानी शरीर में गति। आपको अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव करना है, ऑब्जर्व करना है आपको कि आपके शरीर में किस प्रकार का मूवमेंट हो रहा है। आपको इसके लिए पलकें जैसे आपकी झपकती हैं, आप पलकों को झपकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं और लगातार आपके शरीर में सांस चलती रहती है। आप सांस छोड़ते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपके शरीर में लगातार कुछ न कुछ मूवमेंट होता रहता है और बहुत सारे मूवमेंट होते हैं जिनका आप अनुभव कर पाते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं, और वो निरंतर चलती रहती है। जब आप इस मूवमेंट को, इस शरीर में होने वाली गति को अपने नोटबुक में लिखेंगे तो आपको अपने शरीर के प्रत्येक भाग की गति को किस प्रकार से वह मूवमेंट करता है ये लिखना होगा। जैसे आप कभी अपने मित्र को मुड़कर देखेंगे तो आपके शरीर का कौन सा भाग गति करेगा। इस प्रकार से आप किसी भी स्थान पर बैठे हुए हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर का कोई ना कोई भाग मूवमेंट कर रहा होता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपको उठकर वहां पे जाना होता है, चलकर वहां पर जाना होता है। जैसे आप अपने अध्यापक के पास जाए तो आपको उठकर अपने स्थान से अपने अध्यापक के पास जाना पड़ेगा। कक्षा के बाद आप विद्यालय के मैदान में जाएंगे, विद्यालय के बाद आप घर जाएंगे। इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल करके जाते हैं। आप इस कार्य को चल करके, दौड़ करके, कूद करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से आप अपने बॉडी को मूव कराते हैं और आपकी बॉडी में मूवमेंट होता रहता है। बूझो जानना चाहता है कि पौधे भी क्या गति करते हैं, पौधे भी क्या एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर पाते हैं, परंतु वे क्या किसी दूसरे प्रकार से गति करते हैं जिस प्रकार से मनुष्य करता है, उस प्रकार से नहीं, बल्कि क्या दूसरे प्रकार से गति करते हैं। यहाँ पर सारणी दी हुई है जिसे आपको भरना है और मित्रों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करके आपको इसको भरना है। इसमें जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से गमन करते हैं, जाते हैं, इस बात को यहाँ पर आपको करना है। जैसे कोई जंतु है जिसमें गाय, मनुष्य, सांप, पक्षी, कीट या मछली या अन्य भी जंतु आप इसमें इस सारणी में लिख सकते हैं। तो जब वह जंतु कहीं पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करता है तो उसका कौन सा अंग, कौन सा शरीर का पार्ट काम करता है उस समय, और कैसे, किस विधि के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान चल करके जाता है। तो जैसे गाय का हम देखेंगे तो गाय अपने किस भाग का प्रयोग करेगी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, पैर का प्रयोग करेगी। आपने देखा होगा गाय अपने 4 पैरों का प्रयोग करती है और वे चल कर जाते हैं। मनुष्य अपने 2 पैरों का प्रयोग करता है, चल कर जाता है। लेकिन अगर हम सांप की बात करेंगे तो सांप का संपूर्ण शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है और इस प्रक्रिया को, इस विधि को हम कहते हैं कि वह रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
इसी प्रकार अगर हम पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी जो है यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने पैरों का या अपने पंखों का प्रयोग करते हैं। तो उड़ करके या चल करके पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, या कुछ पक्षी तैर कर भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। कीटों की बात करेंगे तो कीट विभिन्न प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन करते हैं। और मछली की बात करें तो मछली पानी में तैरती है और वह अपने पंखों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तैर कर जाती है। तो जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार से गमन करते हैं? वह चलते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, उड़ते हैं, छलांग मारते हैं, रेंगते हैं या तैर कर जाते हैं। तो उनके जाने का कुछ अलग अलग ढंग होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, और इसमें बहुत अधिक विविधता भी है। जैसे सांप के गमन की विधि हमने देखी तो वह रेंग करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। मछली के गमन की विधि अगर हम देखेंगे तो वह तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो इस प्रकार से गमन करने की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की विधियां भी हमें अलग अलग दिखाई देती हैं। आगे हम देखेंगे मानव शरीर में और इसकी गति किस प्रकार से होती है। जंतुओं की विविध गतियों पर हमने देखा कि वे गति किसी प्रकार से करते हैं, और अपने शरीर की कुछ गतिविधियों को हम ध्यान से समझेंगे। आप जब विद्यालय जाते होंगे तो आप शारीरिक व्यायाम करते होंगे, कुछ एक्सरसाइज करते होंगे। आपके हाथ पैर उस समय किस प्रकार से गति करते हैं। आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करता है उसे जानेंगे। यहाँ पर हम कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करेंगे और कल्पना करेंगे कि जैसे हमारे हाथ में कोई गेंद है और उसे हमको फेंकना है, तो हम किस प्रकार से अपने हाथों का मूवमेंट करते हैं। गेंद को फेंकने के लिए हम कंधे से वृत्ताकार रूप में हाथों को घुमाएंगे, तो हमारा कंधा किस प्रकार से गति करेगा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, पीठ के बल अगर हम लेट जाएं और अपने पैर के कूल्हे के चारों ओर घुमाएं, अपनी भुजा को कोहनी के ऊपर नीचे करें, इसी प्रकार से पैरों को घुटनों से मोड़ें, अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा ताने, भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधों को छुए, अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा, हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास करें। तो आप अगर ऐसा कर पाते हैं, जो आपके शरीर में के विभिन्न हिस्से हैं वह किस प्रकार से गति करते हैं, इसको हम सारणी 8.2 में नोट करेंगे। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं जिन्हें केवल हम एक ही दिशा में घुमा पाते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं, इसे जानने के लिए हमको क्रियाकलाप करके देखना होगा। एक पैमाने को, एक स्केल को हम जिस प्रकार से आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में एक स्केल लिया गया है और उसे हाथ पे बांध दिया गया है। तो इस प्रकार से इस स्थिति को बनाने के बाद हम अपनी कोहनी को मोड़ने का अगर प्रयास करें तो हम क्या मोड़ पाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हम अपनी कोहनी को मोड़ पाएंगे अगर उसे हम स्केल के द्वारा बांध दें। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप अपने शरीर में कोई मूवमेंट करते हैं और उसे मोड़ते हैं या घुमाते हैं, तो आपने देखा होगा कि दो हिस्से ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
जैसे आपने कोहनी या कंधा, गर्दन आपने महसूस किया होगा कि यहाँ पर ऐसे दो हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और इन हिस्सों को हम क्या कहेंगे? इन हिस्सों को हम संधि कहेंगे या ज्वाइंट्स कहेंगे। जो दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े होते हैं इन्हें हम संधि या ज्वाइंट्स कहते हैं। और इसे आप अपने शरीर के अन्य भागों में भी महसूस कर सकते हैं ऐसी संधियों को। जैसे अगर आप अपनी उंगली से अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली या पादुंगलियों को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई कठोर वस्तु है, कोई स्ट्रॉन्ग बोन है जो दब नहीं रहा है। आपकी उंगलियां उसे दबा रही हैं। तो ये जो कठोर संरचनाएं होती हैं ये अस्थियां होती हैं, इन्हें हम बोन्स कहते हैं। और ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे बोन्स होते हैं, बहुत सारी अस्थियां होती हैं जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम अपनी कोहनी को मोड़ ले रहे हैं, कंधे को मोड़ ले रहे हैं, गर्दन को मोड़ ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे हम अपनी कोहनी को मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर के कलाई तक ही लंबी अस्थियां जो होती हैं, लंबे लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, वे नहीं होते। वास्तव में अनेक जो कई तरह की जो बोन्स होते हैं ये कोहनी तक जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, बहुत सारे बोन्स होते हैं, बहुत सारी अस्थियां होती हैं जो इसी प्रकार से जुड़ते हैं। और कुछ ऐसे भी बोन्स हैं हमारे शरीर में जिन्हें हम हिला नहीं सकते, मोड़ नहीं सकते या झुका नहीं सकते हैं। और वे अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं जहां पे फिर भी हम उसमें मूवमेंट नहीं करा सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों को हमने यहाँ पे देखा। हमारे शरीर में अनेक संधियां होती हैं, लेकिन आइए प्रत्येक संधियों के बारे में हम और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे कंदुखलिका संधि दी हुई है जिसे हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहते हैं। इसको जानने के लिए हमको क्रियाकलाप करना होगा। एक कागज की पट्टी को एक बेलन या सिलेंडर के रूप में मोड़ना होगा। रबड़ या प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालना होगा, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं इस प्रकार से। और आप कागज के बेलन को गेंद पर चिपका भी सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रख करके चारों ओर आपको घुमाने का प्रयास करना है। तो आप क्या पाएंगे? गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है। क्या कागज का बेलन भी घूमता है? तो आप कल्पना करें कि कागज का जो बेलन है वह आपका हाथ है और गेंद जो है वो इसका सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि को कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पाएंगे। ये एक बोन्स आपको दिखाई दे रहा है और ये दूसरा बोन है जो इसमें घुसा हुआ है या धंसा हुआ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसे ही हम कंदुखलिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। ये जो बोन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हिप बोन है, और ये जो आपको बोन दिखाई दे रहा है ये थाई बोन है। यहाँ पर जो ये जुड़ रहा है, ये भाग जो जुड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कंदुखलिका संधि।
इस प्रकार संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण भी खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का आपको याद करना है। अगला जो हम करेंगे वह है धुराग्र संधि, जिसे हम पिवोटल जॉइंट कहते हैं। यह जो संधि होती है, यह गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। नेक और हेड को जोड़ने वाली संधि को हम पिवोटल जॉइंट या धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं। जब हम अपने बॉडी में मूवमेंट्स करते हैं तो उसमें काफी डिफरेंस होता है। जैसे हाथ की गति में बहुत सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, इसमें हम हाथ को पूरी तरह से वृत्ताकार घुमा सकते हैं। लेकिन जब धुराग्र संधि की हम बात करेंगे, पिवोटल जॉइंट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। तो ये डिफरेंस होता है गति में, मूवमेंट्स में। इसके बाद हम समझेंगे हिंज संधि, हिंज ज्वाइंट्स। आपने दरवाजा बार बार खोलने और बंद करने का जब प्रयास किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें कब्जे लगे होंगे, और इसी प्रकार से हम इसे समझेंगे। इसे हम क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कब्जे में किस प्रकार से गति को हम देखते हैं। एक मोटे कागज अथवा गत्ते को आपको बेलनाकार रूप में बनाना है, और जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये बेलनाकार आकृति में बनाया गया है सिलेंडर की तरह, और गत्ते और कागज के बेलन में एक छेद करना है जिसमें छोटी सी आपको पेंसिल लगानी है, जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। छोटी सी पेंसिल लगाएंगे, गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार से मोड़ेंगे कि आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्णतः बेलन कब्जे की भांति होता है। पेंसिल में लगे बेलन को चलाने का प्रयास करेंगे। यह किस प्रकार से गति करता है। गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि की गति से किस प्रकार यह भिन्न होता है। हमने क्रियाकलाप फर्स्ट में कोहनी में इसी प्रकार की गति को देखा था। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज से भिन्न था, हिंज ज्वाइंट से भिन्न था। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है घुटने की हिंज संधि का। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा जैसी संधि होती है, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ उदाहरण को सोच सकते हैं? तो क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं जैसा कि हिंज संधि या ज्वाइंट्स में होता है? आगे हम समझेंगे अचल संधि को। इसे हम फिक्स्ड ज्वाइंट भी कहते हैं। हमारे सिर की जो अस्थियां होती हैं, इनके बीच कुछ संधियां भिन्न होती हैं, जिसकी हमने चर्चा अब तक की है। ये बोन्स इन संधियों को, इन ज्वाइंट्स को हिला नहीं सकती हैं। ऐसी संधियों को, ऐसे ज्वाइंट्स को हम अचल संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट्स कहते हैं। अचल संधि या फिक्स्ड ज्वाइंट्स
को समझने के लिए हमने देखा होगा कि जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं तो निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब आप अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास करेंगे तो आप ऐसी गति को दे पाते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य जो संधि होती है उसे हम अचल संधि कहते हैं, फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। अपर जॉ और हेड के बीच में जो संधि होती है, जो ज्वाइंट्स होता है, उसे हम फिक्स ज्वाइंट या अचल संधि कहते हैं। हमने केवल कुछ संधियों की चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है, इसके बारे में अब हम समझेंगे। यदि आप एक गुड़िया बनाए तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं कि अपने शरीर की सभी अस्थियों को ठीक इसी प्रकार से शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण होता है, और इस ढांचे को हम क्या कहेंगे? इस ढांचे को हम कंकाल कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। जब भी हम एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, तो उसे फॉर्म करने के लिए हमको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और उस स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं तो जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आता है, ढांचा आता है, उसे हम कंकाल या स्केलेटन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है, मानव कंकाल बना हुआ है, जो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। ये ह्यूमन स्केलेटन है, मानव कंकाल है। और अगर हम बात करें कि स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं, तो जब हमारा बर्थ होता है, जब हम जन्म लेते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में 305 बोन्स होते हैं, और बाद में इसमें कमी आ जाती है और हमारे शरीर में 206 बोन्स रहते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं उस समय। तो हम कैसे जानते हैं कि ये मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर के विभिन्न अस्थियों, बोन्स की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाएंगे? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद जो अस्थियां हैं, उनकी संख्या और उनकी आकृति के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हम इसका अनुभव कैसे कर सकते हैं? तो एक्सरे आपने सुना होगा। एक्सरे का जो चित्र होता है उसमें हमको शरीर की सभी जो स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं वो उनकी आकृति का हमें पता चलता है एक्सरे को देख करके। आपके परिवार में किसी भी सदस्य का एक्सरे हुआ होगा या कभी किसी को चोट लग गई होगी तो डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के लिए कहा होगा, और उन अस्थियों का एक्सरे होता है, उन बोन्स का एक्सरे होता है जिस बोन्स को ऐसा लगता है कि उसमें चोट आया होगा, क्षति पहुंची होगी। तो एक्सरे हमारे शरीर की आकृति का पता चलने का एक माध्यम है। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग या पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का, बोन्स का जब हम अनुभव करेंगे, प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाएंगे, अपने घुटने और कोहनी की अस्थियां ठीक इसी प्रकार अनुभव करें, और एक्सरे के चित्र से हम इसको पता लगाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है।
जहां पर ये एक्सरे एंकल और नी ज्वाइंट्स का एक्सरे है। ये एंकल का एक्सरे है और ये नी ज्वाइंट्स का एक्सरे है। इसको टखना कहते हैं हिंदी में और नी को घुटना बोलते हैं। ये एक्सरे उसे हमें दिखा रहा है और इस माध्यम से हम अस्थियों की संख्या को समझ सकते हैं कि कितने बोन यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हम अपनी उंगलियों को जब मोड़ेंगे तो हमको संधि स्थल पर हम पाते हैं कि मुड़ रहा है, उंगलियां मुड़ रही है जहां पे संधि स्थल है, ज्वाइंट्स है। और आपकी जो मध्यमा में कितनी बोन्स है, आपकी जो मध्यमा उंगली है, मिडिल फिंगर है, उसमें कितने बोन्स है। अपनी हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके ऐसा अनुभव करिए कि उसमें कितने बोन्स आपको समझ में आ रहे हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है? यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी हुई है। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती, एक ही बोन्स होता तो क्या होता? और जो छोटी छोटी अस्थियां होती है, बोन्स होते हैं, उन्हें हम कार्पल्स कहते हैं। आप यहाँ पर इस चित्र में हाथ की अस्थियों को देख सकते हैं, अपने हाथ के बोन्स को देख सकते हैं। अब हमको क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी करनी है। इसमें हमको गहरी सांस भर के कुछ समय तक रोके रहना है। अपने वक्ष और पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव करना है। जितनी पसलियां यानी वक्ष की अस्थियां, चेस्ट के बोन्स आपको समझ में आ रहे हैं, जिन्हें हम रिब्स कहते हैं, इनको हमको काउंट करना है, गिनना है। जब आप रिब्स के बोन को महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि पसलियां जो है ये विशेष रूप से मुड़ी हुई है। आप यहाँ पर रिब्स का चित्र देख सकते हैं, इसे हम पसली पिंजर कहते हैं। अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर ये एक बक्से की रचना करती है। इस संघरूपी बक्से को पसली पिंजर कहा जाता है, रिब गेज कहा जाता है और इसमें 12 रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं हर साइड में। जब हम देखेंगे तो इसमें हमको 12 रिब्स दिखाई देगा। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों को छूने के लिए आपको कहना है। यह चिकनी, समतल और अखंड है। अपनी उंगलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाना है। आपके द्वारा अनुभव की गई जो संरचना है उसे हम क्या कहेंगे? मेरुदंड कहेंगे। जो आप अपने मित्र के गर्दन से पीठ तक, नीचे तक अनुभव करते हैं, उस बोन्स को हम मेरुदंड कहते हैं, उस संरचना को हम मेरुदंड कहते हैं या बैकबोन के नाम से हम उसे जानते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, बहुत से स्मॉल बोन्स से बना होता है और इसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। मेरुदंड को हम वर्टिब्रा कहते हैं या बैकबोन कहते हैं। मेरुदंड जो है ये छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है, यानी रिब गेज भी इनसे जुड़ा होता है। मेरुदंड, बैकबोन केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार से नीचे झुक सकता था? कठोर संरचना होती इसकी, हार्ड बोन होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार से झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर
हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए, उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। कंधे की अस्थियों को हम शोल्डर बोन्स भी कहते हैं। आप यहाँ पर उसका चित्र देख सकते हैं, जो उभरी हुई आपको अस्थियां दिखाई देंगी। आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे और यह जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसे श्रोणि अस्थियां कहते हैं, पेल्विक बोन्स कहते हैं। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। तो आपको इस चित्र के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसे हम श्रोणि अस्थियां कहते हैं, यानी पेल्विक बोन्स कहते हैं। आपकी खोपड़ी अन्य अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। और यह हमारे शरीर में अति महत्वपूर्ण अंग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है हमारी बॉडी का। और इसे हम स्कल कहते हैं। ये बहुत सारे बोन का ज्वाइंट होता है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके स्कल उसकी सुरक्षा करती है। और हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों, बहुत से बोन्स, बहुत से संधियों, ज्वाइंट्स के बारे में चर्चा की। और स्केलेटन के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें हम उपास्थि कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, कान के ऊपरी भाग में उपास्थि यानी कार्टिलेज होता है। यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इस चित्र में। अपर पार्ट में कार्टिलेज होता है। और अपने कान को आपको स्पर्श करना है। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग को, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर महसूस करते हैं, जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है, कोई बोन्स नहीं है। क्या आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली और इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? परंतु यह अस्थि, यह बोन जैसा कठोर भी नहीं होता है, इसलिए हम इसे उपास्थि यानी कार्टिलेज कहते हैं। और शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा है कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों और उपास्थियों से मिलकर बना है। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है, ये बहुत सारे बोन्स, बहुत सारे ज्वाइंट्स, बहुत सारे कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। आप उसमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं और गति दे सकते हैं। अपने नोटबुक में कंकाल का एक स्वच्छ आलेख बनाए, एक सुंदर सा चित्र बनाए। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली, जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? तो अब आइए इसका पता लगाते हैं। अस्थि को, बोन को गति प्रदान करने में दो पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। आपको यहाँ पर चित्र दिखाया जा रहा है इन दो पेशियों का, जो गति करने में मदद करती हैं बोन्स को। और इन्हें हम मसल्स कहते हैं। इन्हें हम मसल्स कहते हैं और पेशी कहते हैं। अपने हाथ
में मुट्ठी बनाना है। आपको मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास करना है। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जैसा कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है? तो इस प्रकार से अगर आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देता है तो इसे पेशी कहा जाता है, यानी इसको मसल्स कहा जाता है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती है। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर जाती हैं और आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशियों का क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अवस्था या भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है, यह बोन्स को खींचने का काम करती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है और अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। क्या गति करने के लिए हमेशा अस्थियों और पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार से चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुए या घोंघे में क्या होता है, वे किस प्रकार से गति करती हैं? कुछ जंतुओं की गतियों का भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब जंतुओं के चाल को देखते हैं, वह किस प्रकार से गति करते हैं। जंतुओं की चाल में हम सबसे पहले समझेंगे केचुआ, जिसे हम अर्थवर्म भी कहते हैं। इसमें हमको क्रियाकलाप करना है। बागीचे में चलते हुए एक केचुए का निरीक्षण करना है और इसे पकड़कर एक स्याही, सोक या फिल्टर पेपर पर रखना है। इसकी गति का आपको प्रेक्षण करना है कि ये किस प्रकार से चलता है। इसके बाद में आपको केचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े या टाइल्स या किसी चिकनी सतह पर रखना है। इसकी गति का आपको प्रेक्षण करना है, ध्यान से इसको अनुभव करना है और देखना है कि इसकी जो गति है वह पेपर पर केचुए की गति किस प्रकार से भिन्न है। ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल सकता है। केचुए का जो शरीर है एक सिरे से दूसरे सिरे से सटा कर रखे गए अनेक छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, बोन्स नहीं होता है, परंतु इसमें पेशियां होती हैं, मसल्स होते हैं जो इसके शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग यानी पीछे के भाग को भूमि में जकड़े रहता है और अग्रभाग यानी आगे के भाग को फैलाता रहता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात ये शरीर को संकुचित करता है, सिकोड़ता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ जो है, अर्थवर्म जो है, इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता रहता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक, बाल जैसी आकृति होती है जिसे हम सूक कहते हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं।
केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है और उसका शरीर अनपचे पदार्थ को भी बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया जो यह कार्य है, यह मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और जिससे पौधों को बहुत फायदा मिलता है। तो अर्थवर्म जो है ये एनवायरमेंट के लिए, हमारे खेतों के लिए, हमारे बागीचों के लिए बहुत ही लाभ प्रदान करता है। इसके बाद हम घोंघा के बारे में जानेंगे। इसे हम स्नेल भी कहते हैं और इसमें भी हम क्रियाकलाप के द्वारा देखेंगे। किसी बागीचे में एक घोंघा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? जैसा कि हमको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, ये घोंघा है यानी स्नेल है और इसके पीठ पे एक गोल संरचना, एक गोल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है, यह बोन्स का बना नहीं होता है। यह कवच एकक होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है। यह घोंघे के साथ खिंचता हुआ जाता है, उसके पीठ पर ही रहता है और घोंघे के साथ खिंचता हुआ जाता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर आप रखेंगे और प्रेक्षण करेंगे और जब ये चलना प्रारंभ कर दे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से उसके सिरे को ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग को आपको ध्यान से देखना है, उसका प्रेक्षण करना है। कवच का छेद खुलने पर आपको उसमें एक मोटी मांसल संरचना और सिर बाहर आते दिखेगा। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर होती है जो दृढ़ पेशियों, स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना होता है। और अब सावधानी पूर्वक आपको कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाना है। पाद यानी उसके पैर की लहरदार गति आपको अब दिखाई देगी। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र है या धीमी है, आपको इस बात का पता लगाना है। इसके बाद हम जंतुओं के बारे में जान रहे हैं, तो अब देखेंगे तिल चट्टे के बारे में। इसे हम कॉकरोच भी कहते हैं और इसका भी क्रियाकलाप करके हम देखेंगे। किसी कॉकरोच या तिलचट्टे का आपको प्रेक्षण करना है। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में भी उड़ते हुए आपने उसको देखा होगा। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर जो होता है वह कठोर बाह्य कंकाल का बना होता है, यानी स्ट्रॉन्ग स्केलेटन का बना होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों यानी ज्वाइंट्स के द्वारा बनता है और इसके कारण इसकी गति संभव हो पाती है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े और बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां भी होती है यानी मसल्स भी होता है और पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उनके पैरों को गति देती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे पक्षी के बारे में यानी बर्ड्स के बारे में। अब इसे भी हम क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। पक्षी जो होते हैं वे हवा में उड़ते हैं और भूमि पर भी चलते हैं। बत्तख जैसे, हंस जैसे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो जल में भी तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां, उनके बोन्स हल्के और मजबूत होते हैं। पश्चपाद यानी पीछे का जो पैर होता है, इसके जो बोन्स होते हैं वह चलने और बैठने के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। और अग्रपाद यानी आगे का जो पैर होता है उसकी अस्थियां, उसके बोन्स जो होते हैं रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बन जाते हैं। और कंधे की जो अस्थियां होती हैं, शोल्डर जो बोन्स होते हैं वह बहुत मजबूत होते हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने में विशेष रूप से रूपांतरित हो जाती हैं और पंखों के ऊपर नीचे करने में उसकी सहायता करती है। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि पक्षी के जो बोन्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये सब बोन्स हैं जो उसे उड़ने और चलने में भी सहायता प्रदान करते हैं। ये पक्षी का स्केलेटन है, कंकाल है। इसके बाद हम मछली के बारे में समझेंगे, फिश के बारे में समझेंगे।
तो इसमें भी हमको क्रियाकलाप के द्वारा समझना है। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर रखना है, उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे, इसे धीरे धीरे आपको धक्का देना है। जैसा कि हमको इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि नाव किस प्रकार से पानी में हम उसको डालते हैं, रखते हैं और उसके बाद उसको धक्का देते हैं। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाते हुए हमें दिखाई देता है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार से धक्का देंगे कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। तो जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी कुछ मछली जैसी ही होती है। तो इस प्रकार से हम इस चित्र में देख सकते हैं मछली की आकृति को, और मछली का जो सिर और पूंछ होता है उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। मछली का सिर और मछली का पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा काफी पतला और नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बाहर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल यानी मछली का जो स्केलेटन होता है दृढ़ पेशियों स्ट्रॉन्ग मसल से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग आगे का भाग एक ओर मुड़ जाता है और पूंछ विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जैसा कि हम इस चित्र में इसकी मछली की गति को देख सकते हैं, उसके डायरेक्शन। मछली चित्र के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने में और दिशा निर्धारण करने में उसकी सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर जो समुद्र के अंदर में जाकर के सामुद्रिक स्थिति का पता लगाते हैं उन्हें हम गोताखोर कहते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं वह अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष फ्लीपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे कि सर्प यानी स्नेक कैसे चलते हैं, सांप कैसे चलता है। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या सीधा चलता है सांप? तो हम इसको चित्र में समझ सकते हैं। ये सांप की गति दी हुई है और हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी इस गति को अनुभव किया होगा, पिक्चरों में देखा होगा या खुद कभी सामने से हमने सांप को अगर देखा होगा तो हम जानते हैं कि सांप की जो गति होती है वह काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं और वे परस्पर जुड़ी भी होती हैं। सांप का जो बैकबोन होता है ये बहुत ही लंबा होता है और इसका जो मसल्स होता है बहुत पतला होता है। स्नेक की जो पेशियां होती है मेरुदंड, पसली, त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। ये बैकबोन, रिब्स और स्किन इन सबको मसल्स जोड़े रहता है। सर्प का जो शरीर होता है वह अनेक वलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है। वलय को हम लूप भी कहते हैं और प्रत्येक वलय आगे की ओर धक्का देता है। इस कारण से सर्प बहुत तेजी से गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। उसकी जो गति होती है वह काफी टेढ़ी मेढ़ी होती है। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों, बोन्स को और पेशियों यानी मसल्स के विषय में जानकारी ली। अब पहेली और बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गति से संबंधित
अनेक प्रश्न है। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में भी अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे, जैसा कि बूझो और पहेली के पिटारे में बहुत सारी अनेक प्रश्न हैं। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक होते हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं और क्या विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर और गाय भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है? इतने अधिक प्रश्न। संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास तो किया ही है, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमें कुछ शब्द हमने देखे, जिसमें मेरुदंड, कंदुक खलिका संधि, सूप, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणि अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारा रेखीय के बारे में हमने पढ़ा है। और अगर आपको इन शब्दों के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप चैप्टर को बार बार रिवाइज करें। हमने चैप्टर को कर लिया है, अब उसके सारांश को यानी समरी को देख लेते हैं। अस्थि और उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता करता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे और श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बनता है। पेशियां से जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करता है। पक्षियों की दृढ़ पेशियां और हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं, ये पंखों को फड़फड़ा कर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं और भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां, उससे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों और 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती है। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी विस्तरण और संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूक जो होता है, यह केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक होता है। घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। अब हम इसके अभ्यास यानी एक्सरसाइज को करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें करने के लिए है, उसमें हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न कह रहा है अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। अगला प्रश्न है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाते हैं। कोहनी की अस्थियां हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय मांसपेशी के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। अगला जो प्रश्न का प्रकार है उसमें हमको सत्य और असत्य को इंगित करना है। तो पहला जो प्रश्न है यह कह रहा है सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए यह कथन असत्य हुआ। अगला जो प्रश्न है यह कह रहा है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो यह भी नहीं होता है, इसलिए यह कथन भी असत्य है।
अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है, तो यह भी असत्य है। अगला प्रश्न है अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं, तो यह कथन जो है यह सत्य है। अगला प्रश्न कह रहा है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, बाह्य कंकाल तिलचट्टों में पाया जाता है, इसलिए यह कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, इसमें हमको मैच द फॉलोइंग करना है, जोड़ना है सही और गलत। तो इसमें हम देखेंगे ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा जो है यह क्या है, एक अचल संधि है। मछली, यह शरीर पर पंख होते हैं का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको सुमेलित करेंगे। अगला जो प्रश्न है इसका हमको उत्तर देना है। प्रश्न कह रहा है कंदुक खलिका संधि क्या है। कंदुक खलिका संधि एक ऐसी संधि है जो जुड़े हुए भाग की सभी दिशाओं में घूमने की अनुमति देता है, कंदुक खलिका संधि कहलाता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वह है कंधे और हाथ का जोड़। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। कपाल में केवल निचला जो जबड़ा होता है वह गति करता है। अगला प्रश्न है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती है। तो कोहनी जो है ये हिंज संधि से उद्धरण होता है इसका, जो केवल एक ही गति कर सकती है और हम अपनी कोहनी को पीछे की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमको समझने की बात है या सोचने के लिए है, उसमें गति की चर्चा हमने की। हमारा शरीर गति करने में सक्षम है। सभी गतियों के लिए शरीर को स्वस्थ अस्थियां, पेशियां, संधियां, उपास्थियों की आवश्यकता होती है। कुछ लोग ऐसे विकार से पीड़ित होते हैं जिनके कारण इन गतियों को कर पाना उनके लिए सरल नहीं होता है। हम अपनी कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन करेंगे, ऐसे उपाय खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सके। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जिसमें आपने अपने हाथ से एक पैमाना बांधकर अपनी कोहनी की गति को बाधित कर दिया था। शरीर की सामान्य गतियों को कृत्रिम रूप से बाधित करने की कुछ और तरीकों को आपको सोचना होगा और ऐसे उपाय खोजना होगा जिनके द्वारा प्रतिदिन के क्रियाकलाप संपादित किए जा सके। आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें, और कमेंट करके बताएं जो भी इसमें आपको और भी सुधार करना है। थैंक यू।